नमस्ते। सिद्धांत हूँ मैं, साथ में फ्रेम में अंशुमान तिवारी। ये अर्थात है। अर्थात में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले अंशुमान जी, आपका हालचाल कैसा है? ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो पिछला अंक था हम लोग का मोनोपोली पे था, मतलब कुछ एक जी सवाल है उससे, वो हम लोग एपिसोड के आखिर में लेंगे। इस जी हफ्ते हम लोग जीडीपी पे बहुत सारी चर्चा करते रहे हैं, और अर्थात को जैसे मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, हमारा अर्थात भी जीडीपी पर कमोबेश केंद्रित। कमोबेश क्या मतलब, मूलतः जीडीपी पर ही केंद्रित है। जी लेकिन पिछले अंक हम लोग ने मोनोपोली पे की थी कि जियो के हाथ में सब कुछ कैसे जा रहा है। हम लोग यूएस के एग्जांपल वगैरह से लेकर आए थे। और उसके बाद इंडिया टुडे हिंदी का अंक इस बार क्या है? इस बार का अंक सिद्धांत विशिष्ट है। इस बार हमने जो पुलवामा में विस्फोट हुआ था और जो साजिश हुआ था, उसकी जो अंदरूनी कहानी है, वो साजिश कैसे रची गई थी, उस पर एनआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, ये इंडिया टुडे का एक्सक्लूसिव कवर है। इस बार की कवर स्टोरी है जो हमें उस बड़ी साजिश के बारे में बताती है, उसके परत खोलेगी, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान बिल्कुल लगभग युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए थे उस साजिश के बाद। इस बार का अंक मुख्य रूप से उस पर केंद्रित है। इसके साथ चीन के साथ जो गतिरोध और टकराव पूर्वी लद्दाख की सीमा पर है, उस पर एक्सक्लूसिव खबर है। और बाकी बाकी विशिष्ट खबरें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आ रही हैं। बढ़िया। और अर्थात पे चलते हैं, ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए। पैरों तले जमीन है या आसमां है, शीर्षक है। और पैरों तले मतलब बहुत गहरा गड्ढा है, -24% का। सिद्धांत, बहुत सारे लोग जीडीपी पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जीडीपी आज भी चर्चा में है और शायद जब तक हम ये एपिसोड पहुंचेगा लोगों के पास, तब तक और भी ज्यादा इसको लेकर चर्चा होगी। जैसा हम जानते हैं कि आंकड़े पहली बार में उतना नहीं बताते जितना बताना चाहिए, और आंकड़े हमेशा जो बताते हैं उससे कहीं ज्यादा छिपाते हैं। तो जीडीपी पे चर्चाओं के दौरान जो सवाल हमारे सामने उभरे और लोगों से बातचीत हुई, उसमें ये चिंताएं बड़ी थी कि इसका हमसे क्या मतलब है, हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है, और ये मंदी कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी, और ये कितनी गहरी हो सकती है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जब जीडीपी के आंकड़े खोलने की कोशिश की हमने, तो हमें कुछ ऐसी अनोखी चीजें उसके अंदर से मिली जो जानना जरूरी है। यानी जीडीपी का वो सच जो आपको अभी तक बताया नहीं गया, जो सुर्खियों में नहीं आया, और जो जानना आपके लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर आप जीडीपी में इस 24% की गिराव के कॉन्ट्रैक्शन को, सिकुड़ने को, या शून्य के नीचे चले जाने को, या यूं कहें कि जीडीपी की जमीन में 24 मीटर गहरे या 24 मील गहरे गड्ढे को समझ नहीं पा रहे हैं, या उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन गिने चुने खुशकिस्मत लोगों में से हैं, उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनकी नौकरी या कारोबार बचा हुआ है। आप उन छोटे से लोगों में हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है जो जीडीपी के गिरने को इस समय एक खुशफहमी पाले हुए है कि देश दुनिया की तमाम सभ्यताओं से, तमाम इकोनॉमीज की जीडीपी से कंपैरिजन के हिसाब से देख रहा है कि देखिए साहब, हमारे यहाँ तो ये अच्छा है बड़ा। नहीं, लेकिन अच्छा नहीं है, क्योंकि आईएमएफ की ने अपनी रिपोर्ट में आज कह दिया है इस बात को कि भारत के जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो सिकुड़ना है, वो दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा गहरा है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि चूंकि भारत एक गहरी मंदी में पीछे से बैठा हुआ था, इसलिए भारत का जीडीपी अन्य देशों की तुलना में तेजी से गिरा है। ये गीता गोपीनाथ ने ट्वीट करके उसे ग्राफिक के साथ समझा दिया है। तो अब इस पर कोई बहस नहीं है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होती अर्थव्यवस्थाओं में एक है, जो 4 साल पहले दुनिया की सबसे तेज भागती अर्थव्यवस्थाओं में था। कोविड ने सबको मारा, पर हमें जहां मारा और हमें जिस तरीके से तोड़ा है, वो सुर्खियां हमारे लिए समझना जरूरी है। तो अगर अभी भी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो शायद हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके नौकरी और कारोबार पर असर नहीं पड़ा है। और अगर आपके वेतन में या टर्नओवर में, कारोबार का टर्नओवर या आपकी कमाई में आपको मिलने वाली पगार में 25 से 30% की कटौती हुई है, तो ये उतनी ही कटौती है जितना जीडीपी इस तिमाही में टूटा है। यानी 25% अगर आपकी सैलरी काट ली है आपके एम्प्लॉयर ने, या आपके कारोबार का टर्नओवर 25 से 30% कम हो गया है, तो ये उतना ही है जितना इस तिमाही में जीडीपी टूटा है। लेकिन इससे ज्यादा खुश होना आपके लिए घातक हो सकता है। अगर आपको लगता है कि जीडीपी आप पर असर नहीं कर रहा है, जीडीपी की गिरावट आप पर असर नहीं कर रही, तो ये खुशफहमी है। क्योंकि इस समय इस गिरावट को समझने और इसके साथ अपनी खर्च, बचत और कमाई की पाई पाई जोड़ने और सहेजने की जरूरत है। दुनिया में कौन कितना गिरा, इसका हिसाब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लगाते हैं। हम अपने फटे का हिसाब लगाते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी क्या हालत हुई। उसका हिसाब आईएमएफ ने बता दिया है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा गिरे हैं।
2020-21 का जो पहली तिमाही का जो आंकड़ा हमारे पास आया, जिसमें करीब 24% की गिरावट है, कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी में, शून्य से नीचे डी ग्रोथ है, -24% है, जिसमें कि कई सेक्टर्स में 50% की, 47% की, 29% की जो प्रमुख सेक्टर हैं उनमें गिरावट है। इससे तीन बड़ी सुर्खियां हमारे सामने निकलती हैं, जो सुर्खियां आमतौर पर जीडीपी की सुर्खी का हिस्सा नहीं बनी है। जीडीपी के को चर्चा करते हुए हमें ये बताया नहीं गया, और ये शायद सबसे बड़ी जानकारी है जो जीडीपी के आंकड़ों के भीतर से निकल कर आती है, जो हमारे लिए जानना जरूरी है। और इन तीन सुर्खियों में सिद्धांत हमारे भविष्य के सारे सवालों का जवाब भी छिपा है। सवाल ये है कि हम कब उभरेंगे, सवाल ये है कि हम पर कितना नुकसान होगा, और हमें उभरने में क्या क्या और करना पड़ेगा। पहली बात, महत्वपूर्ण बात, जैसा भारत में शायद अभी तक कभी नहीं हुआ, जब से जीडीपी की गणना शुरू हुई है पिछले 30-35 सालों में, अगर भारत की विकास दर इस साल 1.8% भी रहती, अगर 1.8% रहती, यानी 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 1.8% भी रहती सिद्धांत, तो महंगाई हटाने के बाद भारत का 4% जीडीपी हमेशा के लिए खत्म हो गया होता, हमेशा के लिए खत्म हो गया होता, मतलब परमानेंट लॉस हो जाता रियल जीडीपी का 4% का। अब जो पहली तिमाही का आंकड़ा हमारे पास आया है, उस हिसाब से जो हमारे पास नोमुरा का या स्टेट बैंक का या केयर रेटिंग्स के, इनके सबके आंकड़े आ रहे हैं कि इस साल भारत की विकास दर 0 से 7 से 11% के बीच रहेगी, नीचे, मतलब -7 से -11% रहेगी। इसका मतलब यह है कि भारत का करीब 15 लाख करोड़ का जीडीपी परमानेंट खत्म हो जाएगा, स्थायी रूप से खत्म हो जाएगा। 15 लाख, और परमानेंट, जब जीडीपी के परमानेंट खत्म होने की बात होती है, यानी वो प्रोडक्टिव गतिविधियां, वो उत्पादक गतिविधियां, वो कारोबार, वो खर्च, वो व्यवस्थाएं, वो निवेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, जो आमतौर पर नहीं होते हैं। जीडीपी का परमानेंट लॉस होना, कॉन्ट्रैक्शन होना और जीडीपी की विकास दर गिरने में फर्क है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप कोई कारोबार या धंधा कर रहे हैं, पिछले साल आपका जो एवरेज रिटर्न था उस धंधे से वो 15% था, अगले साल थोड़ी मंदी आई, आपका रिटर्न 10% रह गया। लेकिन अगर आपकी दुकान बंद हो गई, ताला लग गया उसमें, उसका काम ही बंद हो गया, तो आप जीडीपी से बाहर हो गए, यानी आप जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते थे वो खत्म हो गया। तो करीब करीब 4% का आकलन क्रिसिल ने मई में हमें दिया था कि अगर भारत की आर्थिक विकास दर 2% के आसपास भी रहती, 2% पॉजिटिव में, 2% ग्रोथ, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, तो भी भारत का 4% जीडीपी खत्म हो जाएगा। अभी जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत का करीब 6 से 7%, यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए की उत्पादक गतिविधियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और 200 लाख करोड़ रुपए का भारत का टोटल जीडीपी है महंगाई को मिलाने के बाद, उसमें 15 लाख करोड़ रुपए का काम धंधा पूरी तरह खत्म हो जाना, बंद हो जाना, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी, बहुत गहरी और खराब खबर है। ये हमें समझना जरूरी है। तो खत्म क्या होगा? स्कूल है, परिवहन है, पर्यटन है, मनोरंजन है, मल्टीप्लेक्सेस देख लीजिए, इस साल जितनी फिल्में रिलीज होने वाली थी वो सब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चली गई। अब जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं वो नवंबर में खुले हैं, दिसंबर में खुले, उनके लिए काम नहीं है। और जब तक ये खुलेंगे तब तक मल्टीप्लेक्स में 1 ही 2 कंपनियां बचेंगी, बाकी बंद हो जाएंगी। ज्यादातर कंपनियों ने फोर्स मेजोर और एक्ट ऑफ गॉड के कानून का सहारा लेके जहां जहां जिन बिल्डिंग्स में या जिन मॉल्स में वो काम कर रही है, वहां अपने जो मालिकों को या जो अपने जिनसे उन्होंने किराए पे स्थान ले रखा है, उनसे मुकदमेबाजी शुरू कर दी है। तो जहां जहां कारोबार खत्म हो रहे हैं, स्कूल में, परिवहन में, पर्यटन में, मनोरंजन में, रेस्टोरेंट में 40% के आसपास रेस्टोरेंट बंद हो गए, जो दोबारा कभी वापस नहीं लौटेंगे, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे। होटल्स, खासतौर से जो 3 स्टार और 2 स्टार कैटेगरी के होटल थे, 4 स्टार कैटेगरी के होटल्स थे, एक बड़ा ग्रुप था जो उभरा था पिछले सालों में, ये और बहुत सारे उद्योग और सेवाएं बंद हो रही हैं। और यही वजह है कि जो 15 लाख करोड़ सब इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, सब इंटरकनेक्टेड। तो ये परमानेंट लॉस है जीडीपी का, जो आपको जीडीपी के नंबर में सरकार नहीं बताती है या नहीं दिखता है, क्योंकि जब हम जीडीपी के नंबर्स को खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई देता। और इसीलिए बेकारी इतनी भयानक ढंग से 3 महीने में दिखाई दी, क्योंकि परमानेंट लॉस जीडीपी का हुआ। अगर देखना आपके लिए जरूरी है कि क्या आपका कारोबार, आपकी पगार जीडीपी के इस दुर्भाग्यशाली हिस्से से तो नहीं जुड़ी हुई है। ये जीडीपी का अभागा हिस्सा जो पूरी तरह खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, अगर ये उससे जुड़ी हुई है जो वापस जल्दी नहीं लौटेगा, इसके लौटने की उम्मीद नहीं है, तो अपने भविष्य के बारे में सोचिए, कोशिश करिए। तो ये कैसे पता चलेगा सर? क्योंकि कमोबेश तो सब कुछ जुड़ा ही हुआ है उससे। हाँ, लेकिन अब जो गतिविधियां वो सामने बंद होती दिखाई दे रही है, इसीलिए तो आपने जुलाई में देखा है ना, एक साथ इतनी सारी नौकरियां खत्म हो गई, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन
प्रत्यक्ष। जैसे लॉकडाउन खुला, कंपनियों को समझ में आया कि हमारा धंधा नहीं चलने वाला। ये आप अपने आसपास रेस्टोरेंट्स में देख सकते हैं, अपने आसपास रिटेल में देख सकते हैं, अपने साथ मूवी थिएटर्स में देख सकते हैं, अपने आसपास एयरलाइंस में जो नीचे ग्राउंड स्टाफ है उसको देख सकते हैं। तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन क्यों खतरनाक होता है, खराब होता है सिद्धांत? उसकी वजह यह कि इससे आपके देश में उत्पादन की कुछ गतिविधियों का स्थायी रूप से विनाश हो जाता है, स्थायी रूप से वो खत्म हो जाती है। हमारा अभी का अंदाज यह है कि अगर 2% की ग्रोथ होती तो एक करीब करीब 4% जीडीपी होता, लेकिन अब हम -10% की ग्रोथ के साथ ये साल खत्म करेंगे तो 12 से 15 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब ये 15 लाख करोड़ रुपए के नुकसान में कितना बैंक का लोन होगा ये कोई नहीं जानता, कितना बैंक डूबेगा। और 20 लाख करोड़ का तो रिलीफ पैकेज ही आया था। 15 लाख करोड़ रुपए, मान लीजिए अगर माने कि 15 लाख करोड़ रुपए की उत्पादक गतिविधियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए भारत में, तो उसमें कितनी बैंक फिनांस होंगी, बैंकों को पैसा कैसे वापस मिलेगा, उसमें कितना कंजम्पशन था, जो लोग उससे काम करने वाले लोग बाहर आगे आकर बाजार में खर्च करते थे उनमें काम मिलने के बाद, वो कितना खत्म होगा। उससे जुड़े हुए और ज्यादा जो सप्लायर्स थे, उससे पीछे जो जुड़ी हुई सप्लाई चेन्स थी, ये एक बड़ा हिस्सा है जिसे हम आगे धीमे धीमे खोल के समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पहली बड़ी सुर्खी है जो जीडीपी के 24% के गड्ढे के नीचे टार्च लगाकर देखने पर मिलती है कि वहां वो लोग दबे पड़े हैं जो अब शायद कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे, उनका काम धंधा दोबारा नहीं शुरू होगा। उन्हें जब भी वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने की स्थिति में होंगे उसमें उनको 6 महीने, साल भर, 1 साल, 1.5 साल लगेगा। यानी ये जो लॉस है इसको रिकवर करने में बहुत लंबा समय लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण सुर्खी जो हमको जीडीपी के आंकड़ों से मिलती है, जिसे समझना देश के लिए और बाकी सप्लायरों के लिए जरूरी है सिद्धांत, वो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था खपत का खेल है। यहाँ 135-140 करोड़ लोग जो खर्च करते हैं, अर्थव्यवस्था उसी पर चलती है। भारत का 60% जीडीपी लोगों का कंजम्पशन बनाता है, लोगों का खपत बनाता है। तिमाही आंकड़ों ने एक और बेहद खतरनाक और बेहद चुनौतीपूर्ण और थोड़ा निराशावादी तथ्य हमारे सामने रखा है, जो सुर्खियों में छिप जाता है। वो ये है कि इस साल यानी 2020-21 में भारत की करीब 26% डिमांड पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 26% डिमांड वॉश आउट हो जाएगी। यानी कि और हर पिछले सालों में हम इतनी मंदी के बावजूद भारत में जो डिमांड की ग्रोथ रेट थी, मांग की या खपत की जो ग्रोथ रेट थी, वो 12% सालाना के आधार पर बढ़ रही थी खींचतान कर। वो इस साल 14% नेगेटिव में आ जाएगी, 14% गिर जाएगी। इसका मतलब ऐसे समझें कि वो लोग जो पिछले साल 100 रुपए खर्च कर रहे थे साल में, वो इस साल 60 या 70 रुपए खर्च करेंगे, 80 रुपए खर्च करेंगे। क्योंकि जो 100 लोग खर्च कर रहे थे उसमें से जो एक बड़ा हिस्सा था, जो एक छोटा सा हिस्सा था, वो उस 15 लाख करोड़ रुपए के दुर्भाग्यशाली जीडीपी का हिस्सा था। इसका काम धंधा कारोबार ही बंद हो गया। और जो बचे थे, जो इस पूरे खून खच्चर से बच भी गए जीडीपी के, उनकी चूंकि तनख्वाहें कट गई, उनका रिटर्न कम हो गया, तो वो पिछले साल अगर 100 खर्च कर रहे थे तो इस साल वो 80 खर्च करेंगे। उधर डिमांड कम हो गई तो इधर उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं होगा, उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं होगा। ये दूसरा पहलू है जो इन आंकड़ों से निकलकर सामने आता, जो सरकार हमें बताने की कोशिश नहीं कर रही है। या सरकार इस सच को पकड़कर इस संदर्भ में नीतियां नहीं बना रही है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो समझना जरूरी है कि जीडीपी का जो भी विनाश हो रहा है या जीडीपी जो गिरा है, ये जो 24 मील का, 24 मीटर का, 24 किलोमीटर का, जो भी कहें, जो गड्ढा जीडीपी में है, इसका 74% हिस्सा 10 राज्यों के खाते में जाएगा। 74% हिस्सा 10 बड़े राज्यों के खाते में जाएगा, जिसमें सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की होने वाली है। जीडीपी का यह नुकसान सबसे बड़े पैमाने पर, क्योंकि जीडीपी में राज्यों का जिस हिसाब से हिस्सा है, इंडस में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर स्टेट दोनों शामिल है। हाँ, दोनों स्टेट शामिल है, क्योंकि यूपी प्रोड्यूसर नहीं है, पर यूपी सर्विसेज के आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा उपभोक्ता प्रदेश है, तो इसलिए कंज्यूमर के सर्विस सेक्टर में भी बहुत आगे है यूपी। सर्विस सेक्टर में गिरावट के कारण, सर्विस सेक्टर चूंकि माइनस में है और कॉन्ट्रैक्शन में है 27-28% के, तो हम पूरे साल का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। पहली चीज ध्यान रखना जरूरी है कि जो चर्चा हम कर रहे हैं वो तिमाही की नहीं, इस तिमाही के जो आंकड़े हैं उन्हें हमने मेज पर रखा है और उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि अगले साल मार्च 2021 में हम कहां खड़े होंगे ये समझना जरूरी है। पहले 3 महीनों से 2020 और 21 के पूरे वित्तीय वर्ष का एक खांचा खींच रहे हैं, और उस वित्तीय वर्ष में पहली चीज ये निकली कि साल में करीब 12 से 15 लाख करोड़ रुपए का रियल जीडीपी, महंगाई हटाकर रियल जीडीपी परमानेंटली खत्म हो जाएगा। दूसरा, भारत की जो डिमांड है वो 26% वॉश आउट हो रही, खत्म हो रही है, और डिमांड की ग्रोथ रेट 12% थी, वो डिक्लाइन होकर 14% पर आ गई। और इस साल भारत के जो 10 प्रमुख राज्य हैं उन्हें करीब 74% इस गिरावट का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य सबसे ज्यादा बुरे हाल में होंगे। भारत की प्रति व्यक्ति आय इस साल 27,000 रुपए कम होगी, 27,000 रुपए। ये जो
10% की गिरावट इस साल आने वाली है जीडीपी में, जो माइनस में होने वाला है। लेकिन बड़े राज्यों में, जो बड़े राज्य हैं, जैसे गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, यहां प्रति व्यक्ति आय में 40,000 रुपए तक की कमी हो सकती है। 40,000 रुपए तक की आज की परिस्थिति में, जब हम आज 24% की का गड्ढा देख रहे हैं इसको भरने के लिए और ये गड्ढा भरा नहीं जा पाएगा, इसमें लंबा समय लगेगा। अभी की स्थितियों में ये पूरे साल की तस्वीर है जो हम अर्थात के जरिए और लैंडटॉप के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं, ताकि आप सतर्क रहें, आप तैयार रहें कि आगे आने वाले समय में होने वाला क्या है। अगली जो सुर्खी, जो अगला जो बिटवीन द लाइन्स है आंकड़े का, जो हमें इसके भीतर से निकल कर दिखता है, जो समझना और भी ज्यादा गंभीर और जरूरी है, कि रिजर्व बैंक ने कहा कि सरकार को अब इकोनॉमी में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा। डिमांड है नहीं, डिमांड तो खत्म हो गई, हमने बताया आपको। तो सरकार अगर पैसा डालेगी, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, तो थोड़ी बहुत डिमांड आने की उम्मीद दिखाई दे रही। लेकिन केंद्र सरकार ने अगस्त में ही अपने साल भर के घाटे का लक्ष्य पूरा कर लिया। इसी अगस्त में केंद्र सरकार पूरे साल में जितना घाटा बनाने वाली थी, उतना घाटा अगस्त में पूरा हो गया। 109% उस लक्ष्य का हिस्सा पूरा हो गया। जीडीपी सिकुड़ रहा है तो टैक्स तो आएगा नहीं, क्यों? और जीडीपी अगर 10% सिकुड़ रहा है तो सरकार के टैक्स कलेक्शन में तो गिरावट इससे और ज्यादा होने वाली है, क्योंकि सारे उत्पादन में से रियायतें, छूट हटाकर एक हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है। तो जीडीपी सिकुड़ रहा है तो सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा। अब सरकारें जिस स्थिति में है, केंद्र और राज्य सरकारें, वो सिर्फ इस स्थिति में है कि वो अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सिर्फ कर्ज ले सकती है। बैंकों से कर्ज ले सकती हैं, या रिजर्व बैंक से ज्यादा करेंसी छापने के लिए कह सकती हैं। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है कि केंद्र सरकार 97,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कंपेंसेशन राज्य सरकारों को नहीं दे पाई, और उनसे कर्ज लेने का सुझाव उनको दिया गया, जिस पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद बना हुआ है और विवाद शुरू हो रहा है। हम जैसा पहले चर्चा कर चुके हैं सिद्धांत इस कार्यक्रम में, कि जब भी सरकारें नोट छपवाती हैं तो महंगाई बढ़ती है। चूंकि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी में, उत्पादन वैसे ही गिरा हुआ है। पिछले साल अगर आप हिसाब लगा कर देखें तो जैसे इस तिमाही में 35 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल उत्पादन हुआ था, इस साल वो 26 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उत्पादन होना है। तो उत्पादन में तो वैसे ही कमी हो रही है, और अगर बाजार में मनी की सप्लाई, करेंसी की प्रिंटिंग से सप्लाई और ज्यादा बढ़ गई तो नतीजतन हमें महंगाई देखने को मिलेगी, एक चीज। और दूसरी चीज देखने को मिलेगी भारतीय रुपए पर दबाव। और इसलिए जो शेयर बाजार, जिन्हें हम बहुत अच्छा बेहतर परफॉर्म करता मान रहे हैं इस समय मंदी के बीच में, उनमें घबराहट शुरू होगी। और इसलिए जब आज इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पिछले 3 दिन से लगातार गिरावट पर हैं। ये जीडीपी का नंबर आने के बाद की परिस्थिति, क्योंकि शेयर बाजार इस परिस्थिति को देख रहा है। सरकार जितना कर्ज लेगी, सरकार जितने नोट छपवाने की कोशिश करेगी, बाजार में चूंकि डिमांड नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन कम है और प्रोडक्शन कम है और रुपया ज्यादा होगा तो खरीदने वाले सामान कम होंगे, रुपया ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। और वो महंगाई साउथ अफ्रीकन कंट्री का 1-2 एग्जांपल था जहां पे इतने नोट छाप दिए गए थे कि एक पैकेट ब्रेड लेने के लिए बोरा भर लोगों। हाँ, तो अब क्या है कि अब चूंकि इकोनॉमी में पैसा डालना है, इकोनॉमी में डिमांड लानी है, तो डिमांड लाने के लिए लोगों के पास तो खर्च है नहीं, और इस साल लोग खर्च करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनकी कमाई में गिरावट है। जब पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय औसतन 27,000 रुपए गिर रही है, तो आप समझ लीजिए साल भर में बाकी लोगों की अलग अलग आय पर क्या असर पड़ेगा जीडीपी गिरने से। क्योंकि जीडीपी इसलिए टूटना, जीडीपी का इसलिए बेहद खतरनाक है। ये जो 3 सुर्खियां हैं ना सिद्धांत, इनका असर समझने के लिए हम 3 लोगों को आपके सामने लाते हैं। 3 लोगों से हम मिले पिछले दिनों में, वो इसका असर आपको बता सकते हैं। और हमारे आसपास आपको ये चरित्र या ये पात्र या ये व्यक्ति मिल जाएंगे, ये वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं। एक है रघुबर, जो पलामू झारखंड से दिल्ली में बिजली की फिटिंग का काम करने आए यहाँ पर जो नई इमारतें बन रही हैं उनमें वो बिजली के फिटर का काम करते हैं, और बाद में सोसाइटीज में बिजली की फिटिंग के लिए, बिजली के रेगुलर काम के मेंटेनेंस के में उनको पैसा मिलने लगता है। 12-15 हजार रुपए का महीने की तनख्वाह उनकी होती है, 15 हजार रुपए की। दूसरे जिंदल साहब, जिनकी एक रेडीमेड गारमेंट की छोटी सी फैक्ट्री है। और तीसरे हैं एक मिस्टर रोहन, जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। ये जो 3 हेडलाइंस हमने बताई, जिनको हम रिपीट करते हैं कि भारत की इकोनॉमी का करीब 6 से 8% जीडीपी, रियल जीडीपी स्थायी रूप से खत्म हो जाएगा। 2, भारत की मांग करीब इस साल 26% खत्म हो जाएगी। और 3, सरकारें जो भी अब करेंगी उससे महंगाई और टैक्स आने वाले समय में बढ़ेंगे। इनका असर इनकी जिंदगी पर क्या होगा, इसे हम समझ सकते हैं। चूंकि रघुबर जो पलामू से आए हैं, वो जीडीपी के उस हिस्से से जुड़े हैं जो दिवंगत हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन गतिविधियां दोबारा वापस नहीं लौटेंगी, क्योंकि लोग मकान खरीदने की परिस्थिति में नहीं होंगे अगले 5 साल तक, तो इसलिए वो काम खत्म हो रहे हैं।
तो अब जब वो जो काम कर रहे थे उससे निकलकर वो वापस दिल्ली आएंगे तो उन्हें जो दिहाड़ी मिलेगी वो 200 से 300 रुपए की दिहाड़ी होगी, क्योंकि सरकार अपनी योजनाओं में, मनरेगा में और प्रधानमंत्री योजना में 150 से 180 रुपए की दिहाड़ी दे रही है। सरकारी योजना 150 रुपए की दिहाड़ी दे रही, जो न्यूनतम वेतन जो दिया जाता है, जो दर स्थापित की गई न्यूनतम मजदूरी दर है, उसकी भी आधी है। तो अब उनके लिए यहां अगर दिल्ली में रहना है तो उन्हें कोई ऐसे मजदूरी के काम करने होंगे जहां उनको 300, 350, 200, 250 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी। यानी रघुबर भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन उनसे कोई डिमांड नहीं निकलेगी, वो कुछ बड़ी खरीदारी नहीं करेंगे, वो मोबाइल नहीं बदलेंगे, वो कपड़े अपने नहीं खरीदेंगे, यानी वो जीडीपी में कोई योगदान नहीं करेंगे, उनका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो बजट पर बोझ होंगे, उनको सरकार की चैरिटी स्कीम उनका पेट भर रही होगी, मतलब भूखे नहीं भर रहे होंगे। जिंदल साहब जैसे लोगों को थोड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। तो रघुबर के बाद हम रोहन की बात करते हैं, जो एक फिनांस कंपनी में काम करते हैं और उस फिनांस कंपनी का आधा से ज्यादा धंधा खत्म हो चुका है, वो धंधा दोबारा बनाने की कोशिश करेगी, कारोबार बनाने की कोशिश करेगी। उनकी तनख्वाह करीब 25 से 30% कट चुकी है, नौकरी बच गई है तनख्वाह उनकी 25 से 30% जो सामान्य सैलरी कट हुआ है इंडस्ट्री में उस हिसाब से अब जब सरकार ज्यादा कर्ज उठाएगी तो उस कर्ज को चुकाने के लिए वो नेट टैक्स लगाएगी, क्योंकि जितना जो उम्मीदें सरकार से रियायत देने की हैं, उन रियायतों के बदले सरकार को रेवेन्यू चाहिए। तो इसलिए आने वाले 6 महीने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तरह तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से टैक्सेस बढ़ाएंगी, और टैक्स बढ़ाने का असर रोहन की खपत पर पड़ेगा। तो रोहन की नौकरी तो बची है, पर उनकी कटी हुई पगार अगले साल भर तक तो वापस लौटने वाली नहीं है, क्योंकि जब साल भर भारत की अर्थव्यवस्था 0 से 10% नीचे रहनी है, तो रोहन की तनख्वाह में तो की जो कटौती वो तो वापस नहीं लौटनी है। तो रोहन तो जिस खर्च के और कमाई के लेवल पर 2019 में या 2020 के जनवरी में खड़े थे, उसे लौटने में 1 साल लगेगा, 1 से 1.5 साल अगर वापस आती है तो, और लंबा भी समय लग सकता है। तो टैक्स और महंगी जिंदगी के साथ रोहन नया तो कुछ खरीदेंगे नहीं, उनका खर्च पिछले साल से 1/4 कम हो जाएगा, जो जीडीपी हमें बता रहा है। यानी अगर रोहन अपनी 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर महीने में 20,000 रुपए खर्च कर रहे थे, तो आज उनकी तनख्वाह अगर घटकर 35,000 रुपए रह गई है, तो इसी प्रोपोर्शन में उनका खर्च भी 20,000 से घटकर 12,000 या 11,000 रुपए रह जाएगा। तो रोहन और रघुबर दोनों का कंजम्पशन घट गया। तो रोहन का कंट्रीब्यूशन करेंगे जीडीपी में खर्च के जरिए, पर उनका कंट्रीब्यूशन जितना पिछला साल था उससे करीब 1/4 कम हो जाएगा, और रघुबर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 0 हो जाएगा, वो जीडीपी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि सरकार जो टैक्सेशन सिस्टम से जो रेवेन्यू जुटाएगी उसके जरिए उन्हें रोजगार मजदूरी देगी, जिससे वो खाएंगे। इससे पहले वो कुछ खरीद रहे थे, वो फोन रिचार्ज करा रहे थे, वो मोबाइल फोन बदल लेते थे। अच्छा, अब यही दोनों लोग जिंदल साहब की फैक्ट्री के कपड़े पहनते हैं। जिंदल साहब अपनी फैक्ट्री में रोहन के लिए भी कपड़े बनाते हैं, जो कि थोड़े अच्छे हैं प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े हैं, और जो पटरी पर मिलते हैं वो रघुबर के लिए भी कपड़े बनाते हैं। और दोनों ही लोगों से इनके जैसे सैकड़ों लोग जो बाजार में हैं, जिनकी जो या तो जीडीपी के कंजम्पशन के प्रोफाइल से किनारे खिसक गए हैं, बिल्कुल किनारे आ गए, या उनका खर्च कट गया। तो ऐसी स्थिति में जिंदल साहब अपनी फैक्ट्री में नया रोजगार देके कैपेसिटी क्यों बढ़ाने लगे, उत्पादन क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि रघुवर अगर उनकी फैक्ट्री की 5 पैंट खरीदते थे तो शायद एक भी खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे, और रोहन अगर उनकी फैक्ट्री से बने हुए कपड़ों पे हर महीने 1,000 या 1,500 या 2,000 रुपए खर्च करते तो शायद वो 2 महीने में 1,000 रुपए खर्च करेंगे, 3 महीने में 1,000 रुपए खर्च करेंगे। तो जो जीडीपी में जो आउटपुट के जरिए योगदान करने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री है, उसे रोहन और रघुबर की डिमांड घटने का असर साफ दिखाई दे रहा है। तो जीडीपी में एक कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर है जिंदल साहब, कंज्यूमर है रघुबर और रोहन। ये जो कमाई और प्रोडक्शन की गणित है, ये हमारे सामने हमें ये बता रही है कि ये जीडीपी माइनस क्यों होगा, और क्यों भारत की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत में -10% या -9% या -7% के आसपास खड़ी होगी। एक चीज और ध्यान रखना जरूरी है सिद्धांत, कि सरकार अब जो भी प्रचार करे, लेकिन सरकार के सिर्फ वही कदम कारगर होंगे जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा। उस पैसे की गारंटी नहीं कि वो लोग उसको लेकर, वो पैसा मिलते ही लोग झोला उठा के खरीदने निकल पड़ेंगे, लेकिन उनके हाथ में पैसा पहुंचेगा, खासतौर से उस मिडिल क्लास के हाथ में जो अर्थव्यवस्था में डिमांड की
उसकी बैकबोन है, रीढ़ है, क्योंकि एक मिडिल क्लास परिवार अपने साथ 4-5 लोगों को और सपोर्ट करता है, 4-5 परिवारों को सपोर्ट करता है। उसके हाथ में जब पैसा पहुंचेगा तो वो शायद खर्च के लिए तरफ जाएगा। इस एक साल में लॉकडाउन की वजह से जिसका असर और जिसका प्रभाव अभी अविवादित है कि हमने कोरोना रोकने में उससे सफलता पाई, हमने अपनी अर्थव्यवस्था उससे डुबा ली, उससे जितने जीडीपी का, जितनी खपत का, जितनी कमाई का विनाश हो रहा है, जितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके आधे हिस्से की भरपाई में भी सिद्धांत कम से कम 8 से 9 तिमाही लगेंगी, 7 से 8 क्वार्टर लगेंगे। जितना खत्म हो गया वो वापस कैसे लौटेगा? जिसका काम धंधा बंद हो गया वो नया काम धंधा शुरू करते 2 साल लगभग। तो और ये भी इस शर्त पर सिद्धांत, इस शर्त पर कि लोगों की कमाई तेजी से बढ़े आने वाले 6 महीने में, साल भर में कि वो बचत के बाद खपत की तरफ जा सके, और कोई दूसरा दुर्भाग्य, तेल की कीमतें ना बढ़ जाएं, सीमा पर कोई विवाद और टकराव ना शुरू हो जाए, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को प्रभावित करता है। तो इसलिए अगर आपको अभी शुरू हो जाएगा, एक ही महीने 2 महीने में ये प्रचार शुरू हो जाएगा कि हम प्री कोविड लेवल पर आ गए हैं और हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगी है और हमने और हम ग्रोथ करने लगे हैं। तो अगर कोई भी आपसे सरकार का मंत्री या अधिकारी या कोई भी प्रचार करने वाला व्यक्ति कहे कि अर्थव्यवस्था सुधर रही है, तो एक चुटकी नमक खाइएगा और सिर्फ अपने बचत, अपनी खपत, अपनी कमाई को पिछले साल से तुलना करिएगा कि वो कहाँ खड़ी हुई है। दरअसल 6 सितंबर को ये वाला अर्थात पब्लिश हो रहा है, लोग मतलब कोट करके पूछेंगे बार बार। हाँ, तो आप अपने पास ये देखिएगा कि आप कहां खड़े हैं जहां से सरकार ये बताए आपको कि नई चीजें बेहतर होने लगी हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सर के बल जमीन में खड़ा कर दिया, पैर ऊपर है, मतलब जिसको हम टॉपसी टर्वी कहते हैं, अपसाइड डाउन कहते हैं। आने वाली हर तिमाही में सिद्धांत केवल हमें बताएगी कि हम ये गड्ढा कितना भर पाए हैं, ग्रोथ कितनी कर पाए हैं। नहीं, हमारे पास जो 24 फीट या 24 मील या 24 किलोमीटर लंबा गड्ढा है, उसे हम कितना भर पाए हैं, उसे 5 फीट भर पाए हैं, 6 फीट भर पाए हैं, 7 फीट भर पाए। आने वाली हर तिमाही हमें बताएगी। 5 से 6% की ग्रोथ रेट, मिनिमम 5 से 6% की ग्रोथ रेट, जीरो के ऊपर। तो पहली तो कोशिश हमारी है कि गड्ढा भरते भरते सतह पर आ जाएं, बराबर पर आ जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, फिर पॉजिटिव के बाद जो 6% की ग्रोथ रेट है, जो आंकलन हमारे पास मिल रहे हैं, जो चाहे वो एसबीआई का आंकलन हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, चाहे क्रिसिल का आंकलन हो, चाहे केयर रेटिंग्स का आंकलन हो या नोमुरा का हो, जो भी ग्लोबल एजेंसीज वो मान रही हैं कि जिस वी शेप रिकवरी की बात सरकार बार बार कर रही है या कहा जा रहा है, वो 2022-23 से पहले आने वाली नहीं है। जिस रिकवरी की बात हम कहते हैं, जहां से हम पॉजिटिव हो जाएंगे, जो वी बनता है ना, तो वी कितना गहरा होगा, उस वीक का नीचे वाला जो हिस्सा है, डिप है, वो कितना गहरा होगा, वहां से ऊपर आने के लिए जो बार है, वो बार आते आते 2022-23 तक हो जाएगा। और चूंकि जो शीर्षक मैंने सजेस्ट किया था इस कॉलम का, जो आपने पढ़ा है ना कि पैरों तले जमीन है आसमान है, जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल दुष्यंत कुमार की जन्म जयंती भी थी। तो दुष्यंत का एक शेर है कि देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, देखे हैं हमने दौर कई अब खबर नहीं, पैरों तले जमीन है या आसमान है। तो हम अब लगभग अभी उस स्थिति में है जहां हमारे पैरों तले जमीन है, आसमान है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। बेहतर है कि जीडीपी में इस गिरावट को हम समझें, अपने स्तर पर समझने की कोशिश करें और ये देखें और सरकार से सवाल पूछें और सरकार से मांग करें कि वो आपकी, हमारी या जितने लोग जीडीपी का हिस्सा है, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, उनकी आय बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, क्योंकि सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारी आय कितनी बढ़ती है। उससे ही आगे आने वाले समय में ये रिकवरी तेज हो पाएगी, नहीं तो ये रास्ता लंबा है और ये गड्ढा भरते भरते समय लगेगा। हाँ, मतलब ये इस प्रश्न का भी जवाब है जो कई सारे लोग इस एपिसोड पर, और जो हम इकोनॉमी के सवाल हमने एक बातचीत शुरू की है उस पर भी कई लोग जो पूछ रहे हैं कि साहब जीडीपी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, अपने देश जीडीपी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें। मतलब कोई भी क्या कर सकता है, मुझे लगता है कि एक प्रोडक्शन है, हम तो बोलते कंज्यूमर है ना, हम अपनी अर्निंग के हिसाब से कंज्यूम करेंगे। अल्टीमेटली हम कर सकते हैं कि सावधान रह सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं भिन्न भिन्न माध्यमों के जरिए। मुझे लगता है आपका और हमारा कंट्रीब्यूशन सिद्धांत जीडीपी में कंज्यूमर के तौर पर है। हाँ। और हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से ड्राइव होता है। हमारी जितनी कमाई होती है उससे हमारी बचत और जो जिम्मेदारियां, उसके बाद उस हिसाब से हम कंज्यूम करते हैं। तो आप अर्थव्यवस्था के जीडीपी को उबारने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कमाई ही नहीं होगी, आप तो खर्च ही कर सकते हैं। आप खर्च करेंगे तो कंपनी को डिमांड मिलेगी, रोजगार मिलेंगे और सरकार को टैक्स मिलेगा। और हमारे साथ ज्यादा बड़ी
और वही एक साइकिल है जो हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर क्लास है उसको तो वो जो साइकिल है ना, वो साइकिल टूटना हमें समझना जरूरी है। ये इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि जीडीपी क्यों टूट रहा है। जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन इसलिए, और अगर आपकी सैलरी है, हमारी सैलरी है, किसी भी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपए महीने थी और वो 25% घटकर अगले महीने से उसमें 25% की कटौती हो गई है, तो आप उतना ही खर्च कैसे कर पाओगे जितना आप पहले कर रहे थे। और इसके बाद भी जब वो, इसकी गारंटी नहीं है कि इस मंदी के बाद उस जॉब की सिक्योरिटी कितनी बचेगी। अगर आपके ऊपर कर्ज पहले है तो आप उस कर्ज को निपटाने की कोशिश करोगे तो आप और ज्यादा सतर्क हो जाओगे। इस पर मैं एक बार अपने मिडिल क्लास वाला जो अर्थात था जिस पे चर्चा कर चुके हैं, इस जीडीपी के आंकड़े आने से पहले हमें याद होगा, वो टाइमलाइन पर मौजूद होगा, कि जो भारत का मिडिल क्लास, जो भारत में सबसे ज्यादा खर्च करता है और जो भारत की अर्थव्यवस्था की मशीन है, ऐसे करीब करीब 4-4.5 करोड़ लोग हैं, आप मान के चलें कि इतने परिवार हैं, वो हमने बताया था कि वो ऐसी कंपनियों के तरीके से हो गए हैं ना, वो उनका पूरा फाइनेंशियल बैलेंस शीट ब्रेक हो चुकी है। एक तरफ उनके ऊपर कर्ज है, दूसरी तरफ उनकी कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तीसरी तरफ उनकी बचत घट रही है। तो हम जब इस कोविड की मंदी में प्रवेश कर रहे थे, तो जो भारत का ब्रॉडर कंज्यूमर क्लास था, जो बड़ा उपभोक्ता हिस्सा था, उसकी बैलेंस शीट पहले से ही टूटी हुई थी, उसकी बैलेंस शीट पहले से ब्लीड कर रही थी। इस पर हमने विस्तार से डेटा के साथ चर्चा की, जिसमें बताया है कि हमारे कंजम्पशन स्पेंडिंग का आमतौर पर कितना हिस्सा कर्ज में जा रहा है, कितना हिस्सा हम बचत कर पा रहे हैं। दरअसल कोविड की मंदी शुरू होने के 6 महीने पहले सिद्धांत, भारत के अधिकांश मध्य वर्ग ने के जो आंकड़े हमें मिल रहे थे, उसमें उनकी बचत गिर रही थी और बचत तोड़कर वो खपत में ले जा रहे थे, क्योंकि इनकम तो नहीं बढ़ रही थी, तो जो बचा रहे थे उसमें से कटौती करके वो खपत में ले जा रहे थे। इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो आपके कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, आपकी कमाई में बढ़ोतरी होनी चाहिए और आपको जॉब और फ्यूचर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। यही 3 ऐसी चीजें हैं जिसके बाद आप ये सोच पाएंगे कि आप अगर हर महीने कपड़ों पर, खाने पर, घूमने पर, बाकी चीजों पर जितना खर्च करते थे, उसे आप 10-5% आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, और वो आप जितना बढ़ाते हैं वही ग्रोथ होती है। तो इन सब के दरमियान एक सवाल है, पिछले एपिसोड में आया था अंशुमान जी, और मतलब हम बैठा सकते हैं क्योंकि वो हर मौके पर मौजूद है, और जीडीपी जब गिर रही है तो उस पर आई है। देवेश श्रीवास्तव है, पूछ रहे हैं कि वो अर्थात में लगातार सुनते रहे हैं कि बैंक खराब स्थिति में है और मार्केट भी खराब स्थिति में है, तो अपने पैसे को कहाँ रखें वो, और बैंक अगर सेफ नहीं है तो कॉमन इन्वेस्टर कहाँ जाए, वो ये पूछ रहे हैं। नहीं, बैंक के बारे में हमने चर्चा पिछली बार की थी और सजेस्ट किया था कि बैंक फ्रेजाइल हैं, कमजोर हो चुके हैं, और बैंकों की समस्या आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय बाजार में निवेश के विकल्प बहुत सीमित हैं और ये निर्भर करता है हर व्यक्ति पर सिद्धांत कि उसका निवेश का उद्देश्य क्या है। वो प्रॉफिट के लिए निवेश कर रहा है, वो सिक्योरिटी के लिए निवेश कर रहा है, वो भविष्य के किसी काम के लिए निवेश कर रहा है, उस हिसाब से आप निवेश के विकल्प चुनते हैं। लेकिन जहां तक बैंकों की बात है, एक बैंक से बेहतर है कि आप कई बैंकों में पैसा रखें। दूसरी चीज, जिस बैंक में पैसा रख रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, ये देखें कि वो बैंक कितना मजबूत है, उसकी बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में है, उसकी वेबसाइट है, उसके बारे में खबरें होती हैं, उसे जानकर उसमें पैसा रखें। और चाहे वो सरकारी बैंक हो या वो निजी बैंक हो, चाहे वो कितना भी बड़ा बैंक हो, बेहतर है कि अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाई करें। कई बैंकों में, 2-3 बैंकों में अपने पैसे रखने की कोशिश करें, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई रिस्क हो। एस बैंक के बाद लोगों ने ये समस्या झेली है कि एस बैंक क्राइसिस में गया और बहुत सारे लोग खासतौर से जो बहुत सारे वेतनभोगी लोग थे, उनके अकाउंट एस बैंक में थे और उनके पैसे रुक गए और उनके पैसे नहीं मिल पाए, जब तक कि एस बैंक के ऊपर वो एम्बार्गो लगा हुआ था। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर से, ये तो बचत की बात है, क्योंकि बैंक में पैसा रखने से इन्वेस्ट रिटर्न तो कुछ होता नहीं, आप बचाते ही हैं केवल। अगर आप महंगाई के हिसाब से देखें तो बैंक से तो निगेटिव रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत पर्सनल चीज है। अब इसके बाद मामले में प्रत्यक्ष रूप से सबके बारे में एक जैसी बात नहीं बताई जा सकती। ये इंडिविजुअल पर्सन की अपनी आउटलुक पर डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, वो ग्रोथ के लिए कर रहा है। स्टॉक मार्केट कितना भी खराब हो, कितना भी टूटा हुआ हो, लेकिन फिर भी उसमें मुनाफे के मौके मौजूद रहते हैं। अगर आप चतुर निवेशक हैं तो आप घाटे में भी कमाते हैं और मुनाफे में भी कमाते हैं। तो वो निवेश का एक दूसरा तरीका हो सकता है। बाकी और अपॉर्चुनिटीज भी बाजार में हैं, जैसे हमने देखा कि पिछले इस साल अभी तक जिसने अमेरिकन टेक्नोलॉजी स्टॉक मार्केट नेस्डैक को भी बीट किया, वो सिल्वर थी रिटर्न के मामले में। गोल्ड और सिल्वर पिछले
6-8 महीनों में मेरे रिटर्न के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में रहे। तो ये देखना जरूरी है निवेश के मामले में कि हर निवेशक अपनी प्लान अपने तरह से बनाता है, उसकी जरूरतों के हिसाब से, उसकी आयु के हिसाब से, उसकी लायबिलिटी के हिसाब से, उसकी कमाई के हिसाब से वो कितना पैसा निवेश करना चाहता है और उसका मकसद क्या है। पिछले वाले अंक पे जब हमने जियो और मोनोपोली तमाम चीजों की एक बार बात की थी, तो बहुत सारे सवाल हैं, और अभी जैसे मैंने एक सवाल पूछा आपसे कि कंज्यूमर के तौर पर क्या करें, तो वहां पर भी उन्होंने पूछा कि कंज्यूमर के तौर पे, एक आम नागरिक के तौर पे इस मोनोपोली के लिए हम लोग क्या करें। फिर मुझे भी लगता है कि अगर आपको सर्विसेज अगर आपको फेवरेबल और किफायती दरों पर मिल रही हैं और ऑप्शंस नहीं है, तो कंज्यूमर क्या ही करेगा, क्योंकि सरकार पर तो आरोप है कॉर्पोरेट फेवरेटिज्म का। देखिए, मोनोपोलीज पे तो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लोकतंत्र है, आप सरकार से जिस फोरम से चाहिए सवाल पूछिए, ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करिए, क्योंकि मोनोपोलीज में अगर आज आपको सस्ती सर्विस मिल रही तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिलायंस जियो ने सस्ती सर्विस करके बाजार को अंडरकट किया और फिर उसके बाद आने वाले समय में प्राइसेस बढ़े, तो अभी ये तय नहीं है कि आने वाले समय में ये सस्ती सर्विसेज मिलती रहेंगी क्या। मोनोपोली किसी भी स्थिति में, चाहे वो सस्ती हो मोनोपोली या ओलिगोपोली या लिमिटेड कॉम्पिटिशन, किसी भी स्थिति में बाजार के स्वास्थ्य के लिए और प्रतिस्पर्धा के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली इससे जॉब्स कम होते हैं, आपके लिए बेहतर उत्पादों की संभावनाएं सीमित होती। और देखिए, जब हम पिछली बार इस पर बात कर रहे थे, जिस हफ्ते शायद लोगों ने इसको देखा होगा, उस हफ्ते हमने एक और सेक्टर में ऑलमोस्ट ओलिगोपोली बनते हुए देखी, वो एयरपोर्ट सेक्टर का था। जब हमने देखा कि मुंबई एयरपोर्ट में जीवी के डिफॉल्ट होने की स्थिति में आई और अडानी ने उसका टेक ओवर कर लिया, और इसके साथ बाजार में दो सबसे बड़ी एयरपोर्ट डेवलपर कंपनियां हो गई, जीएमआर और अडानी। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स के आधार पर अडानी ज्यादा बड़े हैं, पर रेवेन्यूज चूंकि हैदराबाद और दिल्ली का बड़ा है, इसलिए जीएमआर के पास रेवेन्यूज ज्यादा है। तो ये चीज हम इससे पहले भी कोविड की चर्चा के दौरान एक एपिसोड में इस बात के लिए आगाह कर चुके हैं सिद्धांत, कि जैसे जैसे मंदी गहराती जाएगी, कंपनियां डिफॉल्ट होती जाएंगी, जिनके पास डीप पॉकेट्स हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो बाजार में बड़ा हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। हमेशा कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये नहीं चाहता कि बाजार का हित में कोई दूसरा प्रतिस्पर्धी खड़ा हो सके, स्वाभाविक सी बात है उसके लिए, क्योंकि बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता। जैसे कोई नेता कभी चुनाव नहीं हारना चाहता, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, वैसे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसके बाजार में कोई कंपटीशन आए। कंपटीशन तो लाना पड़ता है, कंपटीशन लाने के लिए सरकारों को कानून बनाने पड़ते हैं, नियम तय करने पड़ते हैं, और यही कोशिश तो अमेरिका में लोग कर रहे हैं कि फेसबुक, गूगल और अमेजन से सवाल पूछ करके भाई ये क्या हो रहा है बाजार में। कंपटीशन तो लाना पड़ता है, इसीलिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इसीलिए एंटी ट्रस्ट या कंपटीशन कमीशन जैसी संस्थाएं खड़ी की जाती, जो देखने की कोशिश करती हैं कि आप निर्धारित सीमा से अधिक बाजार के हिस्से पर कब्जा ना कर लें, क्योंकि अनफेयर है बाजार के सेहत के हिसाब से और लोगों के भविष्य के हिसाब से, देश के भविष्य के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो यहां तो आप ये कर सकते हैं, आप सरकार से सवाल पूछिए, आप जिस प्रतिनिधि से सवाल पूछना चाहते हैं उससे सवाल पूछिए, कहिए कि हमें बाजार में प्रतिस्पर्धा चाहिए, हमें कंपटीशन चाहिए, क्योंकि कंपटीशन होगा। और हाँ, सही कह रहे हैं। और यहीं पे मुझे लगता है ये भी बताना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये भी पूछते हैं, मतलब स्पेसिफिकली पूछते हैं कि हम सरकार से सवाल कैसे करें, हम तो आम नागरिक हैं। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, ईमेल पड़े हुए हैं, मंत्रियों के, सचिवों के, सबके ईमेल पड़े हुए हैं, आप वहां से सवाल पूछिए। ट्विटर है, मतलब एसएससी और रेलवे के तो हैशटैग चले ही चले, हर चीज के हैशटैग चलते ही हैं, आप पूछ सकते हैं। मंत्री वहां सारे मंत्रालय मौजूद हैं अल्टीमेटली। और आपको लगता है तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, याचिकाएं दायर करना भी एक सवाल पूछने का और जवाबदेही तय करने का एक तरीका होता है, अगर कोर्ट इंटरवेंशन अपने सांसदों से पूछिए, अपने विधायकों से पूछिए, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से पूछिए, जिनको आप चुनकर भेजते हैं, उनसे पूछिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे बाजार से कंपटीशन सीमित किया जा रहा है। क्योंकि जब तक अभी सरकारें हमेशा तब सुनती हैं जब बहुत सारे लोग वो बात पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान देश में प्रतिस्पर्धा को ही उठाना पड़ता है, देश में फिर बाकी आम लोग, जो सामान्य लोग हैं, वो इसकी कीमत चुकाते हैं। तो ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आप लोगों को हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे फेसबुक पर देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप अपने सवाल और अपने सुझाव लेकर आ जाइए। कैसी लगी बातचीत के बारे में आपके क्या राय है, कोई सुधार चाहते हैं, कुछ नई बात चाहते हैं, वो भी बताइए। और मैं सिद्धांत हूँ, अंशुमान जी हैं, और आप लल्लन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।